आपदा, आपदा से याद रखना चाहिए आफत। आफत यानी मुसीबत एक प्रकार के अचानक से आवे छै। ठीक है, आपदा क्या है यानी मुसीबत, यानी आफत क्या है। आफत दुए रूप से आवे छै, या प्राकृतिक अथवा मानव के भूलवश होने वाली आकस्मिक घटना जिससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से धन जन की हानि होती है, उसे आपदा कहते हैं, यह आपदा कहलाती है। यानी आपदा मतलब प्राकृतिक यानी ईश्वरीय के रूप में, और मानव के द्वारा भूलवश यानी मानव के द्वारा कोई भूल से होने वाली अचानक घटना जिसको प्रत्यक्ष रूप से यानी जिसको आमने सामने आंखों देखा जा सके, और परोक्ष रूप से जिसके द्वारा धन जन माल जाल की क्षति हो, वही आपदा कहलाती है। आपदा मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया। आपदा जो दो प्रकार के हैं। तो पहला आपदा प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। यानी प्राकृतिक आपदा वैसी आपदा प्राकृतिक आपदा वैसी आपदाएं अथवा वैसी घटनाएं, वैसी आपदाएं अथवा वैसी घटनाएं जो प्राकृतिक के द्वारा एकाएक घटित हो यानी अचानक। वैसी आपदाएं यानी वैसा आफत जो प्राकृतिक के द्वारा एकाएक यानी अचानक से घटित तथा भारी मात्रा में तबाही मचा देती है। ऐसी आपदा जो प्रकृति के द्वारा अचानक से हो और भारी मात्रा में तबाही मचा देती है, वैसी सारी दुर्घटनाएं जो आकस्मिक यानी अचानक रूप से प्राकृतिक कारणों से अथवा प्राकृतिक के बस में, जो प्राकृतिक के ईश्वर के बस में रहने वाली क्रियाएं यानी होने वाली जितनी क्रियाएं प्राकृतिक से बाहर हो जाती है, जो प्राकृतिक रूप से जितनी क्रियाएं होती है, जो प्राकृतिक रूप से जो आफत आती है, उस आफत से होने वाली जितनी क्रियाएं उससे ज़्यादा हो जाती है, तो और यानी धन की हानि पहुंचाती है, यानी धन को क्षति पहुंचाती है, और प्राकृतिक आपदाएं कहलाती है। जैसे बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी, सर्प दंश। यानी कभी कभी ईश्वरीय वरदान के द्वारा अचानक से प्राकृतिक रूप से आफत आ जाती है, जिससे कई प्रकार से धन जाल माल की क्षति होती है, वही तुम्हारा आपदा कहलाता है। आपदाएं बाढ़ आ सकती है, सुखाड़ आ सकता है, प्रकृति रूप से अधिक बाढ़ होने के कारण सुखाड़, अत्यधिक सुखाड़ होने के कारण, भूकंप होने के कारण सुनामी आ जाती है। सर्प दंश यानी सर्प ज़्यादा हो जाने, सांप का ज़्यादा हो जाना, ये प्राकृतिक आपदा है। उसके बाद आता है मानव जनित आपदा। यानी मोटा मोटी मानव द्वारा फैलाए गए जितने ही आपदाएं हैं, अचानक या भूलवश से हो जाए, वही तुम सबका मानव जनित आपदा है। मानव विश्व में आगे बढ़ने की होड़ अथवा मिसाइल के संग्रहण हेतु नए नए आविष्कार और परीक्षण करता है। ये सभी प्रकार की क्रियाएं सांप्रतिक होने से पहले विखंडित होना मानव जनित आपदा कहलाती है। जैसे 1945 में जापान की घटना। देखो, मानव कई चीज़ों का आविष्कार करता है, ठीक है। जिस प्रकार जापान में परमाणु बम फटा था, तो वहाँ पर परमाणु बम बनाने में कुछ दुर्घटना हो गई, मतलब कुछ अचानक भूल हो गई, जिसके कारण जो है वहाँ पर 1945 में जापान में जो है परमाणु बम फटने से पूरा तहस नहस हो गया। वो मानव जनित आपदा है, ठीक है। आप कहते हैं आपदा प्रबंध की आवश्यकता क्यों है। जब आफत आती है, आफत से बचने के लिए क्या क्या प्रबंध करना चाहिए, ये क्यों जरूरी है। तो किसी भी आपदा से यानी किसी भी आफत से यानी आपदा से निपटने हेतु पहले की स्थिति में जीवन का सुचारू रूप से चलाने के लिए, यानी पहले की स्थिति जो होती है उसको सही रूप से दोबारा चलाने के लिए जाल माल की क्षति के भरपाई हेतु आपदा प्रबंध की आवश्यकता होती है। अगर कि मतलब कोई आपदा है, आपदा से बचने के लिए, है ना, उस जीवन को अच्छा रूप से चलाने के लिए जाल माल की क्षति की भरपाई करने के लिए आपदा प्रबंध की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब, यदि किसी आपदा से बचने के लिए, अगर कोई आपदा है, तो आपदा से बचने के लिए कई वस्तुएं जो मानव और प्रकृति के द्वारा जो दी गई है, उनको सुचारू रूप से ढंग से प्रबंध करके आपदाओं से निपटने के लिए और जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो प्रबंध किया जाता है, वो
आपदा प्रबंध की आवश्यकता होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि आपदा प्रबंध बिना किसी जाति, लिंग, समुदाय के भेदभाव से संपन्न होती है। आपदा प्रबंध के प्रमुख उपाय निम्नलिखित है। यानी जब मान लो कि भूकंप ही आएगा या कोई आफत ही आएगी तो क्या क्या जरूरी है, तो इसका प्रबंध करने के लिए मतलब किसी को आपदा ना आए, इसको रोकने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। पहला उपाय, नदियों पर तटबंध बनाकर बाढ़ को रोकना। नदियों पर तटबंध बनाकर बाढ़ को रोकना। जो नदी भर गया उसका समय समय पर सफाई, जो नदी भर गई है उसको समय समय पर सफाई करना चाहिए। मकान आयताकार होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए, वर्गाकार होना चाहिए और भूकंप रोधी बनाना चाहिए, कि मतलब ऐसी जगह पर मकान बनाना चाहिए कि भूकंप से बचा जा सके। प्रत्येक खंड में अग्निनाशक यंत्र होना चाहिए, यानी प्रत्येक जगह पर अग्निनाशक यंत्र होना चाहिए। अगर कहीं आग लग गई हो तो अग्निनाशक के द्वारा जो आग को बुझाई जा सके। यही सब उपाय हैं। अब थोड़ा सा प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा में अंतर देख लेते हैं, तो वैसे भी सरल है। प्राकृतिक आपदा वैसी आपदा है जो ईश्वरीय प्राकृतिक के द्वारा भूलवंश से हो गई हो, और मानव आपदा हमारा मानव के द्वारा जितने भी आपदाएं फैलाई जाती है वो मानव आपदा होते हैं। देख लो, प्राकृतिक क्रियाकलापों में छेड़छाड़ अथवा किसी कारणवश अचानक रूप से प्राकृतिक विपदा या कोई मुसीबत या संकट को प्राकृतिक आपदा कहते हैं। यानी प्राकृतिक क्रियाकलापों में, जो कि प्राकृतिक यानी ईश्वरीय क्रियाकलाप जो हो रही है, अचानक से कोई घटना होने पर, ठीक है, अचानक से कोई घटना होने पर या कोई विपदा आने पर जो संभावित घटना घटती है वही प्राकृतिक आपदा होती है। अब मानवीय आपदा भूलवश में होता है। भूलवश में दूसरे देशों से आगे बढ़ने के लिए कोई होड़ या कोई अच्छी चीज़ बनाने के लिए या मिसाइल का जखीरा जमा करने की लालसा में जो घटनाएं घटती है उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। वैसी आपदा है जो मानव के भूलवश यानी अचानक से या भूल के कारण, कोई चीज़ को बनाने के कारण से भूलवश या उसमें गड़बड़ी होने के कारण अचानक में जो विपदा हो जाती है वही तुम्हारा मानव जनित आपदा है। प्राकृतिक जनित आपदा में बाढ़ आ जाता है, सुनामी आ जाता है, सुखाड़ आ जाता है, वज्रपात हुआ, मतलब तुम्हारा बिजली जो छिटकता है उसको क्या कहते हैं, वो गिरता है जो चड़का, भूस्खलन यानी भूमि का टूटना बिखरना, हिमस्खलन यानी बर्फों का पिघलना और बर्फों का कई जमाव होना आदि प्राकृतिक आपदा के उदाहरण है। इसमें और मानव जनित का उदाहरण मिसाइलों का असफल होना, यानी मिसाइल बना रहे हैं असफल हो गए, कई परीक्षण कर रहे हैं उनके दौरान बमबारी, युद्ध, आतंकवादी घटनाएं एवं दंगे मानव जाति द्वारा जितने भी आपदा है वो मानव जनित आपदा है। तीसरा, इसका कई घटना लिख सकते हो, कई अंतर। प्राकृतिक आपदाओं के आने के बाद पुनः स्थापना सरल नहीं होता क्योंकि यह आपदाएं विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। अगर प्राकृतिक आपदा आती है यानी ईश्वरीय वरदान के द्वारा जो आपदा आती है, जो मुसीबत आती है, इसको दोबारा सही करने के लिए कई दिन लग जाते हैं। मानव जनित आपदा कुछ क्षेत्रों में ही भारी नुकसान पहुंचाते हैं जिसका उत्पाद जल्द हो जाता है। यानी प्राकृतिक आपदा जब भी आता है, ईश्वरीय यानी बाढ़ ही आती है, तो बाढ़ आने का जो है कई क्षेत्रों पर अधिक से अधिक क्षेत्रों में ग्रसित हो जाता है। इसको दोबारा सुचारू रूप से सही करने के लिए काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन मानव जनित द्वारा जो कुछ आपदा फैलाए, आग लगाई जाती है या अचानक से कोई भी चीज़ अचानक से की गई हो, वो कुछ क्षेत्रों में ही की जाती है और उसकी भरपाई कुछ ही क्षणों में हो जाती है। लेकिन प्राकृतिक आपदा से हुई नुकसान को पूर्ति करने के लिए समय ज़्यादा लगता है। अब बताएं कि आपदा प्रबंध की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए आपदा प्रबंध की आवश्यकता का अनिवार्यता का वर्णन करें। यानी आपदा प्रबंध की संकल्पना को, यानी आपदा प्रबंध यानी आपदा से निपटने के लिए जो प्रबंध किया जाएगा उसकी संकल्पना को क्यों अनिवार्य है। तो आपदा प्रबंध की संकल्पना, आपदा न तो जाति, आपदा अगर कोई मुसीबत आती है, अगर कभी मुसीबत आ जाती है अचानक से या बाढ़ ही आ जाती है, तो वहाँ पर न जाति आपदा यानी प्रकृति वाला आपदा जितना आता है तो वो ना किसी को जाति को देखता है, कोई ऊंच है क्या नीच है, कोई गरीब है या अमीर है, किसी को नहीं देखता, वो किसी पर टूट पड़ता है। ना ही धर्म को देखता है, ना ही लिंग को देखता है, ना ही कोई लिंग, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, जानवर हो, कोई भी हो,
ईश्वरीय द्वारा जो भी आपदा होती है, जो भी विपदा आती है, वो किसी को नहीं, ना ही उस जाति, कोई भी जाति हो या धर्म हो, किसी भी धर्म से वो भेदभाव करती है या सभी को समान रूप से विनाश की ओर ले जाती है। मतलब जो भी प्राकृतिक आपदा होती है, कोई भी आपदा हो, वो जरूरी नहीं है कि वो कौन से धर्म की जाति का है या कोई मतलब उससे लगाव रखता है, ये किसी को नहीं, एक अलग से किसी को विनाश नहीं करती है। अगर करती है तो पूरे को विनाश करती है, इसमें कोई धर्म जाति से लेना देना नहीं। अतः हमें साथ मिलजुल कर इसका तत्कालिक अथवा दीर्घकालीन उपचार करना चाहिए। अतः हमें सभी मिल करके इसका तत्कालिक रूप से या दीर्घ रूप से कुछ दिन तक साथ मिलकर करना चाहिए। आपदा किसी को देखकर नहीं आती है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, धर्म जाति लिंग भेदभाव नहीं करती है। आपदा किसी पर भी टूट पड़ सकती है, इसलिए ज़्यादातर समूहों में मिल करके ये आपदाओं को निपटाया जा चाहिए। तो आपदा प्रबंधन की आवश्यकता एवं अनिवार्यता क्यों है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा समाज में हर जाति वर्ग तथा धर्म के लोग रहते हैं। क्योंकि आपदाएं सबको प्रभावित करती है, क्योंकि आपदा जो है, आफत जो है, सबको प्रभावित करती है, सबको नुकसान पहुंचाती है, चाहे कम थोड़ा पर पहुंचाती है। अतः हम सभी को सहभागिता के प्रयास से ही अपना बहुमूल्य जीवन बचाने का समय मिलता है। इसकी अनिवार्यता इसलिए महत्वपूर्ण है, इसको जरूरी इसलिए है कि क्योंकि बहुत सारी घटनाएं अचानक आकस्मिक रूप से बिना पूर्व सूचना के हमारे आसपास या देश में, यानी बिना सूचना दिए, बिना पूर्व पहले सूचना दिए ये अचानक से आ जाती है या देश में घटित हो जाती है। देश में, गांवों में, समाजों में कहीं भी अचानक से घटित हो जाती है। अतः इस विनाश को कम करने के लिए अथवा जीवन को सुचारू यानी जीवन को सही ढंग से चलाने के लिए प्रबंध की आवश्यकता जरूरी है। तो चाहे वो मानव के प्रति आपदा हो या जानवरों के प्रति आपदा हो या ईश्वरीय देन आपदा हो, इन सब से निपटने के लिए मनुष्य को जो है एकता की जरूरत है, एक साथ की जरूरत है, तभी हम कोई भी आपदा से निपट सकते हैं। आपदा किसी को देखकर नहीं आती है, इसलिए कहा गया है कि आपदा जब भी आती है तो सखी और संबंधियों के साथ लेकर आती है। कोई भी घटना आएगी, जब भी घटना आएगी अकेले नहीं आएगी। आपदा जब भी आती है तो सखी और सहेलियों के साथ आती है। ठीक है, अब आता है बाढ़। पहले आफत क्या हुआ, आफत जान लिए कि आफत क्या है, आफत कितने प्रकार का होता है, वही आपदा हुआ। आफत देहाती भाषा हुआ, आपदा तुम्हारा कभी किताबी भाषा हुआ। तो बाढ़ क्या है, सब जानते हैं कि बाढ़ क्या है। रोकथाम सुरक्षा के लिए उपयोग को लिखे, यानी उपाय को लिखे, उपयोग को लिखे कि मतलब बाढ़ क्या है। इसके पहले जानेंगे बाढ़ क्या है, रोकथाम, इसको रोकेंगे कैसे और इसके लिए सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय करेंगे, यही सब लिखना है। बाढ़ एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा होती है जिसका अर्थ है बढ़ना होता है, जिसका अर्थ होता है बढ़ना। जब किसी स्थान पर अत्यधिक वर्षा होती है, जब किसी स्थान पर अत्यधिक रूप से वर्षा हो जाती है, जिसके कारण नदी नाले, खेत खलियान, तालाब, झरना पानी से भर जाता है, जिसके कारण नदियों के जल स्तर काफ़ी वृद्धि हो जाती है, जितना पानी उसमें चाहिए उससे ज़्यादा हो जाती है, और तटबंधों को तोड़कर गांव और शहर में फैल जाता है, जिसे बाढ़ कहा जाता है ना। पहले लिखेंगे बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, ये ईश्वरीय देन है, ठीक है, जिसका अर्थ बढ़ना होता है। बाढ़ का मतलब बढ़ना होता है जब किसी स्थान पर अत्यधिक वर्षा हो जाती है और जिसके कारण नदी नाले, खेत खलियान, तालाब, झरना, है ना, सब अत्यधिक रूप से भर जाती है, और भरने के बाद उसका स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण तटबंध, वहाँ की जो तटबंध होती है, बांध जो होती है, वो टूट जाती है, और टूटने के बाद गांव शहर में ये फैल जाती है। यही फैलना तुम्हारा बाढ़ कहलाता है। इसमें अपार जान माल की क्षति होती है। इसमें जो है अपार यानी अत्यधिक जान की क्षति होती है, माल जाल की क्षति होती है। जैसे 2005 में मुंबई शहर में बाढ़ आने के कारण 5000 लोगों की मौत हो गई थी। यानी जब 2005 ईस्वी में मुंबई में जो बाढ़ आई थी, मुंबई शहर में बाढ़ आई थी, उसमें 5000 लोगों की मृत्यु हो गई। पहले जाने कि बाढ़ क्या, बाढ़ समझ गए, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। उसके बाद ये अत्यधिक वर्षा होने के कारण
नदी नाला खेत खलियान भर जाने के कारण बाढ़ जल का स्तर अधिक हो जाता है और कई तटबंध को तोड़ करके ये पूरे जगह फैल जाती है, यही बाढ़ कहलाती है। इसमें अपार जान और माल की क्षति होती है। और जैसे हम जान चुके हैं, जैसे एग्जांपल दे देना है कि उदाहरण के अनुसार 2005 में मुंबई शहर में बाढ़ आने पर है ना 5,000 लोगों की मौत हो गई। ये तो जान गए बाढ़ क्या है। अब इसमें प्रमुख हानि और बाढ़ के रोकथाम, उसमें थोड़ा और भी बढ़ा करके लिख सकते हो। प्रमुख हानि, इसमें हानि और बाढ़ के रोकथाम के उपाय। ठीक है, इसमें हानि क्या होती है, अपार जान माल की क्षति होती है। बाढ़ के रोकथाम, पहले हानि लिखना है, ये कोठा में लिख दोगे या अलग से लिख दोगे निम्नलिखित के बाढ़ के हानि, फिर इसके उपाय। अपार जान माल की क्षति, महामारी का फैलाव, मतलब बाढ़ आएगी तो अत्यधिक महामारी होगी, कई बीमारियां फैलेंगे। तैयार यानी तैयार फसल की बर्बादी, जो भी फसल तैयार है वो बर्बाद हो गए। परिवहन को बाधित होना, यानी आने जाने में, परिवहन यातायात करने में रास्ता का बाधित होना। व्यापार में कमी होना, जी बाढ़ आएगी तो व्यापार में कमी हो जाएगी। अब इसको रोकथाम के उपाय, बांध के निर्माण करना चाहिए, यानी बांध का निर्माण करना चाहिए। तटबंध की मरम्मत करना चाहिए, तटबंध यानी जो भी बांध बनवाया गया उसको बराबर देखना चाहिए, उसको दोबारा मरम्मत करना चाहिए, ठीक करवाना चाहिए। तटबंध पर वृक्षारोपण, यानी जो किनारा होता है जहाँ पर बनवाया जाता है, बांध बनवाया जाता है, वहाँ पर वृक्षारोपण करना चाहिए। विभिन्न प्रकार की नदियों को एक दूसरे से जोड़कर, है ना, विभिन्न प्रकार के नदियों को एक दूसरे को जोड़ना चाहिए ताकि पानी आसानी से जा सके। नहरों का विकास करना चाहिए, नहरों का विकास करना चाहिए। यही का हानि क्या हुआ और इसका उपाय सब जान गए। अब बता, बाढ़ में सुरक्षा के लिए अपनाई जाने वाली सावधानियां, यानी बाढ़ जब आती है तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या क्या सावधानी जरूरी है। बाढ़ आने पर पानी उबाल कर पीना चाहिए पहला। उससे पहले कि बाढ़ आती है तो किसी ऊंचे स्थान पर जाकर बसना चाहिए। तो सबसे पहला तो पानी उबाल कर पीना चाहिए सुरक्षा के लिए। अपनाई जाने वाली सावधानी, भोजन को हमेशा ढक कर रखें, बच्चों को भूखा ना रखें, अपने घर के आसपास के क्षेत्रों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर को छिड़काव करना। रेडियो और टेलीविज़न पर दी जाने वाली चेतावनी को ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। रेडियो और या टीवी में जो भी न्यूज आती है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, फिर आगे क्या हो रहा है। सांपों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, सांपों से हमेशा सावधान। कई उपाय हैं सुरक्षा के लिए, कई चीज़ कर सकते हैं। अब बाढ़ की स्थिति में आकस्मिक प्रबंध को लिखे, यानी जब बाढ़ अचानक आई, अब उसमें अचानक में क्या क्या प्रबंध करना चाहिए, क्या क्या जरूरी है बाढ़ के समय की, क्या क्या प्रबंध करेंगे। मान लो बाढ़ अचानक आ गया तो क्या क्या करना चाहिए। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, जानते हैं, जिसे घटने से अक्सर जान माल की क्षति होती है। यानी बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जिसे घटने पर अक्सर जान माल की क्षति होती है। सबसे पहले प्राथमिकता बाढ़ से लोगों को बचाना है। सबसे पहली प्राथमिकता है कि बाढ़ से लोगों को बचाना चाहिए। बढ़ते हुए बाढ़ के पानी में नहीं चलना चाहिए, यानी जहाँ बहते हुए पानी, यानी पानी बढ़ रहा है या पानी बहा रहा है, बहते हुए पानी में जो है नहीं चलना चाहिए। गिरे हुए बिजली के तार से दूर रहे। कीमती कागज को सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। और पशुओं में आवश्यक सामग्री को घर से बाहर कर ले। पशुओं एवं आवश्यक सामग्री जो भी आवश्यक है, पशु जानवर जो, और उसके आवश्यक सामग्री जो भी आवश्यक रूप से सामग्री है, टॉर्च है इत्यादि है, कई चीज़ें हैं जो कि ज़रूरत है, तो इसको बाहर कर लें। उसके बाद आवश्यक सामग्री जैसे खाने पीने के लिए वस्तु, है ना, टाट, रस्सी, चाकू, माचिस तथा दवाई लेकर चलना चाहिए इत्यादि कई चीज़ें हैं। सब क्वेश्चन सरल होता है। बिहार में बाढ़ का संक्षिप्त वर्णन करें। ये क्वेश्चन लगभग आता है कि बाढ़ में बताइए कि बिहार में बाढ़ का वर्णन करें। कि अब यहाँ बिहार का बच्चा तो आराम से लिख लेगा, फिर भी अच्छा भाषा में, ठेठी भाषा में अच्छा नहीं होता है। तो बिहार बाढ़ से भारत का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। बिहार जो है बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पर बाढ़ ज़्यादा आती है। संपूर्ण बिहार का 73%, जबकि उत्तरी बिहार का 76% इलाहाबाद से ग्रसित हो जाता है। बिहार की कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 11 करोड़ आबादी, जिसमें 6 करोड़ जनता बाढ़ से प्रभावित रहता है। यानी 2011
के जनगणना के अनुसार बिहार में जो 11 करोड़ आबादी, जिसमें 6 करोड़ जनता बाढ़ से प्रभावित है। 2011 में जो बिहार में जनसंख्या थी 11 करोड़ थी, और 11 करोड़ जनसंख्या में 6 करोड़ जनसंख्या जो है बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित है बिहार में। यह समस्या किसी राज्य या देश की ही नहीं, यह समस्या किसी राज्य या किसी देश की ही नहीं है, बल्कि ये पूरे संसार की है, पूरे विश्व यानी पूरे संसार की समस्या है। बिहार की नदियों में जब जब बाढ़ आता है तब तबाही मचा कर जाती है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण कोसी नदी जो बिहार का शौक कहा जाता है। जो सबसे अच्छा उदाहरण बिहार का कोसी नदी है। कोसी नदी से ज़्यादा बाढ़ आती है, इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है। शोक मतलब दुखी नदी। बिहार को जो है कोसी का दुखी नदी कहा जाता है, ये दुख पहुंचाता है, इसलिए शोक कहा गया। शोक कहा जाता है जिस वर्ष हिमालय से के क्षेत्र में, जिस समय हिमालय के पहाड़ी इलाका जगह पर क्षेत्र में अगर वर्षा अधिक होता है, उस वर्ष विश्व में लगभग बाढ़ से तबाह हो जाती है। पूरी विश्व जो है उस समय जो बाढ़ से अत्यधिक तबाह हो जाती है। यही बिहार के बारे में, बाढ़ के बारे में बताइए। जब अब आता है अगला क्वेश्चन, सुखाड़ क्या है, इसके कारण एवं रोकथाम बताइए। सुखाड़ क्या है? जब वर्षा 76 सेंटीमीटर से कम की स्थिति में होता है, जब वर्षा 76 सेंटीमीटर से कम की स्थिति में हो जाता है तो उसे सुखाड़ माना जाता है। जब वर्षा 76 सेंटीमीटर कम के रूप में वर्षा होती है तो सुखाड़ हो जाता है। सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें खेतों में दरार फट जाती है, जिसमें जो खेतों पर क्या होती है, दरार फट जाती है। इसमें वर्षा जल में भारी कमी होती है। सुखाड़ में वर्षा जल भारी कमी होती है। इसका शिकार प्रमुख राज्य जैसे गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा सुखाड़ जो है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा में जो है सुखाड़ ज़्यादा पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण अब देखेंगे प्रमुख कारण क्या है। प्रमुख कारण कोई बता दोगे आराम से? वर्षा की कमी। सुखाड़ यानी सुखाड़ होने का प्रमुख कारण वर्षा में कमी होना, वनों की कटाई पर रोकथाम, ठीक है, वनों की कटाई पर रोकथाम, वर्षा जल का संरक्षण यानी वर्षा जल का संरक्षण न करना, जिसके कारण क्या होता है, सुखाड़ आ जाती है। वनों की कटाई के कारण जो है, वनों की कटाई पर अगर रोकथाम नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं, वनों की कटाई करते जाएंगे तो वर्षा कमी होगी। वर्षा कमी होने से सुखाड़ आएगा। समतल सतह पर घास की कटाई ना करें, है ना। समतल मैदान पर घास की कटाई ना करना चाहिए। जहाँ पर समतल होता है वहाँ घास की कटाई नहीं करना चाहिए, जिससे सुखाड़, अगर घास की कटाई कर देंगे तो सुखाड़ की समस्या ज़्यादा होगा। जल का उपयोग तकनीक पूर्वक करें। जल का उपयोग अच्छा से करना चाहिए। अत्यधिक जल दोहन करने से सुखाड़ में ज़्यादा वृद्धि होती है। अब इसका परिणाम क्या हो सकता है? यानी ये तो तुम्हारा कारण हुआ कि वर्षा की कमी के कारण तुम्हारा सुखाड़ आएगा। वनों की अत्यधिक कटाई के कारण सुखाड़ होगी। वर्षा के अगर जल को नहीं बचा कर रखेंगे सुखाड़ होगा। समतल मैदान पर घास की कटाई अगर अत्यधिक करेंगे तो उसमें सुखाड़ होगा। अगर जल का उपयोग अच्छा से नहीं करेंगे, बर्बाद करेंगे तो सुखाड़ आएगी। अब उसके बाद ये सब अगर कारण से क्या परिणाम हो सकता है, क्या हो सकता है? सुखाड़ आएगा तो क्या क्या दिक्कत होगा? वस्तुओं के दाम में वृद्धि। सुखाड़ आएगा तो वस्तुओं के दाम में वृद्धि होगी। बेरोजगारी में वृद्धि, बेरोजगारी में वृद्धि हो जाएगी। रोजगार नहीं रहेगा, बेरोजगारी में वृद्धि होगी। पेयजल में कमी यानी पीने वाला जल में कमी हो जाएगा। मवेशियों के लिए चारा में कमी हो जाएगा। सुखाड़ होगा तो फसल नहीं होंगे, घास नहीं होंगे तो चारा में कमी हो जाए। यही सब कारण हो सकते हैं। परिणाम लास्ट में भुगतना पड़ सकता है। उसके बाद आता है तुम्हारा भूकंप। भूकंप क्या है, इसके कारण एवं बचाने के उपाय को लिखे। सब सरल क्वेश्चन है, ये आना ही आना है इस सब का। पृथ्वी में अचानक कंपन होना, पृथ्वी में अचानक कंपन होना ही भूकंप कहलाता है, ठीक है। जिसे भूचाल भी कहा जाता है, यानी भूचाल भी कहा जाता है। यह एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा है जिसमें धरती में विशाल दरार फट जाता है भूकंप आने पर। इसके आने से घर, इमारत, पुल, सड़क सब टूट जाते हैं। इसमें अपार जान माल की क्षति होती है। ये सब लिख सकते हैं।
बस इतना ही तो था। और इसके कारण, अब कारण आराम से बता सकते हो कि इसके कारण क्या होती है, धरातल पर बाढ़ क्यों आ जाती, भूकंप क्यों आती है, इसके बचने के क्या क्या उपाय कर सकते हैं, ये अगला वीडियो में बता देंगे। इतना ही रहने दो।